नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले हम बात करते हैं पटना में बीजेपी के हुंकार की। पटना में बीजेपी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में हैं। कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में हो रहा है। अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पटना पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। अमित शाह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पटना में बीजेपी ने हुंकार भरी है 2024 की तैयारी बिहार से, और इसके लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं। आगे क्या कुछ कार्यक्रम तय है? बिल्कुल, देखिए, अमित शाह पटना के ज्ञान भवन में पहुंच चुके हैं। जो बीजेपी के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, इस बैठक में वो शामिल होने के लिए पटना आए हैं। और ज्ञान भवन की हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से, देखिए, यहाँ पर अमित शाह पहुंचे हैं और उनके स्वागत में तमाम जो बिहार के जो भाजपा नेता हैं वो यहाँ मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल यहाँ मौजूद हैं और ऊपर में सभा होनी है, जिस जगह पे कार्यकारिणी की बैठक होनी है। और देखिए, लिफ्ट से इस वक्त ज्ञान भवन के लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं अमित शाह इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए, और ये लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। और दूसरी ओर की तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में सभी लोग मौजूद हैं। अमित शाह के स्वागत के लिए यहाँ पर आए थे। और अब आज कार्यक्रम का समापन होना है इस सभी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो 2 दिनों से चल रही है। और इसके बाद अमित शाह बीजेपी कार्यालय जाएंगे, जहां पर सभी विधायकों सांसदों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ जो अन्य जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। इस दरमियान कोर कमेटी की भी बैठक होगी। तो ये ज्ञान भवन की तस्वीर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं अमित शाह पहुँच चुके हैं। और अब वो जिस जगह पर बैठक होनी है वहाँ वो जा रहे हैं और इसके बाद बीजेपी कार्यालय जाएंगे। तो बीजेपी की एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह पटना पहुंचे हैं। और उसके पहले जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ तकरीबन 750 डेलीगेट हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और 2 दिनों से कहा जा सकता है कि पूरा बिहार जो है वो भगवामय हो चुका है। शैलेंद्र, अगर बात अमित शाह की करें तो अभी तस्वीरें हम देख रहे थे कि अमित शाह बापू सभागार पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर तय है? कितने देर का संबोधन होगा और क्या कुछ मंत्र दे सकते हैं अमित शाह? देखिए, ज्ञान भवन में यह कार्यक्रम है, बापू सभागार इसके बगल में है। और यह कैंपस जो है, इसी कैंपस में ज्ञान भवन भी है। और ज्ञान भवन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सभागार में। और तकरीबन यहाँ 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम यह हो सकता है। और इस बीच कल जिस तरीके से जेपी नड्डा ने अपना संबोधन दिया और अपनी बातों को रखा, और आज गृह मंत्री अमित शाह अपनी बातों को रखेंगे। यहाँ वो जो देश भर के जो लोग आए हुए हैं उन्हें बताएंगे कि आगे किस तरीके से काम करना है। और ख़ास तौर पर चूंकि पूरे देश भर के यहाँ भाजपा के नेता जमे हुए हैं, लोग आए हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अमित शाह उन्हें यह बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, 2024 की रणनीति क्या होगी, और बिहार के लिए क्या आप कुछ बोलते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि वो बिहार आए हुए हैं और बिहार की सियासत में जो कुछ चलता है, जो कुछ लगातार बदलाव होते जा रहे हैं, देखना होगा कि क्या उन बातों को भी अमित शाह रखते हैं या नहीं। हालांकि हम जो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, यह समापन समारोह है और इस समापन समारोह में शामिल होने के लिए अमित शाह पटना पहुंचे हैं। जी, इस तरह से देखा जाए, जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बिहार में, पटना में, और राजनीति के चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, तो क्या ये माना जाए कि इस चाणक्य नीति से अब बीजेपी बिहार में फ्रंट फुट पर खेलेगी? बिल्कुल, देखिए, तैयारी वही है। जिस तरीके से 200 विधानसभा का चयन किया गया, वो आधार बना करके कि कहाँ कहाँ
बीजेपी के नेता और संगठन के लोग हैं जो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, उन जगहों को चयन किया गया जहां पर जो वोट बैंक है उस अनुसार से उन जगहों का चयन हुआ। और ख़ास तौर पर ये तैयारी कहीं न कहीं आप यह मान के चलना चाहिए कि 2025 की तैयारी है और बिहार में यह इतने बड़े आयोजन के पीछे मकसद है कि 2025 के पहले जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में क्या रणनीति होगी ये अभी तैयारी यहाँ से तय हो। बिहार जैसे राज्य में क्या रणनीति बनाई जानी है, इन तमाम चीज़ों को तय करने की बात कहीं न कहीं यहाँ चल रही है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आज भी जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में परिवारवाद पर हमला बोला, भ्रष्टाचार पर हमला बोला, कल तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोला, तो इन तमाम चीज़ों से मतलब साफ है कि बिहार में जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो बीजेपी जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़ती है उसे कैसे मजबूती से लागू किया जाए, इन तमाम चीज़ों के साथ जो पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त पटना में मौजूद हैं। और ज्ञान भवन में उस कार्यक्रम के थोड़ी ही देर में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसकी थोड़ी ही देर में शुरुआत होगी, वो भी तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे। अब अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद देखना होगा कि क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, अमित शाह अपने भाषण में क्या बोलते हैं और किस तरीके से वो गुरु मंत्र तमाम भाजपा के नेताओं को देते हैं। जी चलिए शैलेंद्र, नजर बनाए रखिए, हम लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे, तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ गुरु मंत्र अमित शाह देते हैं वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। तो आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पर जेडीयू ने कहा है कि सभी दल चुनावी तैयारी कर रहे हैं, जेडीयू भी कर रही है और सभी पार्टियां इसके लिए स्वतंत्र हैं। और कैमूर से बड़ी खबर का रुख करते हैं जहां पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नशे की हालत में पकड़े गए हैं ये लोग और 3 लग्जरी गाड़ियां भी इस दौरान जब्त की गई हैं। 3 जिले के पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। बक्सर, रोहतास और भोजपुर की पुलिस ने संयुक्त तौर पर यह कार्रवाई की है जिसमें 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहनिया चेकपोस्ट पर यह कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई को शराब और नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है जिसमें 50 से अधिक लोग जो नशे की हालत में थे उनको गिरफ्तार किया गया है। 3 जिले के पुलिस ने यह कार्रवाई की है और आपको बता दें कि इस दौरान 3 लग्जरी गाड़ियों को भी बरामद किया गया है। मुख्यालय के निर्देश पर जो पड़ोसी जिले हैं रोहतास जिला, बक्सर और आरा जिला की मध्य क्षेत्र की टीम के साथ मध्य क्षेत्र विभाग कैमूर की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है और जो भी अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी छापेमारी की जा रही है। शुक्रवार को बंद और रविवार को खुली रहती है बाढ़ अनुमंडल के कई स्कूल। राजकीय मध्य विद्यालय में चलने वाले उर्दू बालक स्कूल हो या उर्दू प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर, यहां के 7 स्कूल रविवार को खुले रहते हैं। उर्दू प्राथमिक विद्यालय में महज 2 छात्र हैं जो अल्पसंख्यक हैं, बाकी सभी बच्चे यहां हिंदू समाज से आते हैं। स्कूल के शिक्षकों के अनुसार यह कई सालों से नियम चलता आ रहा है। संडे को स्कूल खुलता है क्या? हाँ, हम लोग का खुलता है। और किस दिन बंद रहता है? फ्राइडे के दिन। क्यों मंडप फ्राइडे को बंद रहता है, संडे को खुलता है? अब ये तो हम नहीं जानते हैं कि क्यों बंद रहता है, हमेशा से चला है, बच्चे हम लोग चला रहे हैं। विद्यालय तो 7 हैं जिनको प्रातः ये शुक्रवार को विद्यालय बंद रखना है और हर एक रविवार को विद्यालय खोलना है। परंपरा जब से बिहार की स्थापना है तब से चली आ रही है। औरंगाबाद में लोन देने के नाम पर एक नॉन बैंकिंग कंपनी के कर्मियों ने भोले भाले लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली और ऑफिस में ताला बंद कर फरार हो गए। कंपनी ने करीब 500 लोगों से 50,000 लोन देने के नाम पर 2,050 रुपए की वसूली की और आराम से फरार हो गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 11 सदस्य बनाकर 2,050 रुपया लिया इंश्योरेंस के नाम पर कि हम दूसरे दिन आपको खाता में 50,000 रुपया डालेंगे, स्थानांतरण करेंगे लोन के रूप में और किस्त लेंगे महीना में 2520 रुपया। हमारे यहाँ के लोग 11 सदस्य दिए और बोला कि सवेरे आपको 10 बजे खाता में पता कर लीजिएगा, पैसा निकल जाएगा। तो हम लोग वहाँ गए, पता नहीं, भाग गया।
सावन के पावन महीने में शिव भक्त सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर भोलेनाथ को जलाभिषेक करने देवघर जा रहे हैं। वहीं सुल्तानगंज के नवनिर्मित सीढ़ी घाट पर गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। गंगा के जल में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है। गंगा घाट से जायजा लिया संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। अलग अलग हिस्सों से सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और यहां से गंगा स्नान कर पैदल देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। और सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर मैं इस वक्त हूं और आप देख सकते हैं कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है और कांवरियों की सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ और स्थानीय नाविकों की टीम को लगाया गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? देवघर से। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ का जिला प्रशासन बहुत अच्छा से व्यवस्था कर दिया है। जिस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में भारी भीड़ है और आप लोग स्नान कर रहे हैं, तो परेशानी होती है इस तरह? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम भी देवघर से। गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे परेशानी हो रही है? एसडीआरएफ वाले हैं जो हम लोग की सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा का व्यवस्था बढ़िया है, अच्छा है? जी जी, बहुत अच्छा है। तो जिस तरह से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, इसको लेकर कांवरियों को सुरक्षा को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है और साथ ही जो स्थानीय नाविक हैं उसको लगाया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अगली खबर बगहा से, जहां मसान नदी के कटाव से दर्जनों गांव पर खतरा मंडरा रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से कराए गए फ्लड फाइटिंग कार्य भी धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है, जिससे माहौल जो है दहशत में है, लोग दहशत में हैं। रामनगर के बहुआरी समेत तमाम गांव पर मसान नदी दबाव बना रही है। परेशान ग्रामीण खुद ही बांध को बचाने में जन सहयोग से काम कर रहे हैं। हालात का जायजा लिया सहयोगी मुन्ना राज ने। मसान नदी एक बार फिर कई इलाकों में तबाही मचा रही है। हम पहुंचे हैं बगहा के रामनगर के महुई के इलाके में, तो आप देख सकते हैं कि 6 करोड़ रुपए की लागत से मसान नदी के निदान से फ्लड फाइटिंग का काम किया गया था, लेकिन मसान नदी की पहली ही धारा ने कई इलाकों में इस फ्लड फाइटिंग काम को प्रभावित कर दिया है और कई नए इलाकों में दबाव बनना शुरू हो गया है। तो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करें। देखिए किस तरह मसान नदी लगातार दबाव बनाकर इस काम को क्षतिग्रस्त किया है, जो जल संसाधन विभाग ने निपटने के लिए किया था। और ग्रामीणों में दहशत है। हालांकि ग्रामीण कई लोग अपने स्तर से इस बांध को बचाने में जुटे हैं, लेकिन मसान नदी का ऐसा तेज धारा है, एकाएक शांत रहने वाली मसान नदी उफनाती है और तबाही मचाना शुरू कर देती है। तो कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? अफजल अंसारी। कैसे देख, क्या परेशानी है? हम लोग को जिस दिन से बाढ़ आया है ना, उसी दिन से कटाव चालू हो गया है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ये काम हुआ है बस। तो आप लोग भी काम करके सुने बचा रहे हैं? अपना से हुआ है। अपने से काम कर रहे हैं? हाँ, अपने से ही हो रहा है। क्या नाम है? निजामुद्दीन। तो मैंने क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि नदी काट रहा है, कोई आ नहीं रहा है। ये बांध बनी है तब से अभी तक कोई नहीं आया है। तो बांध तो बना था सुरक्षा के लिए ना? सुरक्षा के लिए बना था, तो बैठ तो गया है। तो बैठ गया है और क्या, सब खत्म हो गया है। तो देखिए, इस बांध को बचाने के लिए लगातार ग्रामीण आगे आए हैं और जब सरकारी सिस्टम जब साथ नहीं दे रही है, इस परिस्थिति में यहाँ के ग्रामीणों ने खुद बीड़ा उठाया है और अपने स्तर से इस बांध को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जल संसाधन विभाग ने 6 करोड़ रुपया लागत लगाकर इस बांध को बनाया जरूर, लेकिन मसान की पहली धारा ने इस काम की पोल खोल दी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों में नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हुई लगातार बारिश के चलते कमला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। ऐसे में जयनगर और उसके आसपास की बस्तियों में दहशत का माहौल है। हालांकि स्थानीय प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कमला के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं सावन की तीसरी सोमवारी के मद्देनजर कमला नदी में जल भरने पहुंच रहे कांवरियों के लिए जयनगर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
मुंगेर में कांवरिया पथ पर कुव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। यहां बिजली कटने और जनरेटर की व्यवस्था नहीं होने के कारण डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर मुंगेर के गोगाचक तारापुर अस्थायी स्वास्थ्य उपकेंद्र की है, जहां जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा बिजली कटने पर डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते हुए दिखे। लेना है तो कैसे स्टार्ट करें? तेल नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। किसी को बोले थे तेल देने के लिए, हम तो आते थे तो तेल भरल रहता था, हम स्टार्ट कर देते थे। अभी तो तेल ही नहीं है, जो हम कैसे स्टार्ट करें? कितना दिन से नहीं दे रहा तेल? ये 8-10 दिन से मतलब ऐसा चल रहा है, नहीं तो पहले रात भर चलता है। गया में कुख्यात मृत्युंजय कुमार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर रंगदारी के लिए हत्या और अपहरण का आरोप है। ये अपराधी व्यवसायियों की लिस्ट बनाकर उनसे रंगदारी मांगते थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर बाइक शोरूम के मालिक और कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा किया। अपराधियों ने फतेहपुर थाना क्षेत्र में स्थित नंदनी इंटरप्राइजेज हीरो मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक से 20 लाख की रंगदारी मांगी थी और इसके लिए शोरूम पर फायरिंग भी की थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा 28 जिंदा कारतूस, चोरी की 3 बाइक और चाकू को बरामद किया है। को जब पुलिस ने सर्च किया तो इनके पास काफी भारी मात्रा में हथियार और गोली मिला, जिसमें 3 पिस्टल थे देसी, 3 देसी कट्टा मिले हैं, 28 गोली मिला है, जिसमें 4 9mm का है, 315 का 13 है और 7.65 का 11 मिला है। 3 बाइक मिला, जिसमें 2 बाइक चोरी का, एक वो भी बाइक था अपाचे, जिससे घटना को उस दिन अंजाम दिया गया था। इनके पास एक डायरी भी बरामद हुई, जिसमें काफी व्यवसायियों के इन्होंने नंबर नाम नोट किए हुए थे, जिसमें नवादा के व्यवसायियों का भी नाम था, जिसको और ये रंगदारी मांगने वाले थे। और एक व्यवसायी के बच्चे को भी अगवा करने का इनका प्लान था। तो वो डिटेल्स भी हमारे पास आई हैं इनकी डायरी से जो मिली। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।